प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। इसके पहले वाले वीडियो में हम मूल अधिकारों के बारे में देख चुके थे। उसमें हम मूल अधिकारों के बारे में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक देख चुके थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं नीति निर्देशक तत्व आखिर होता क्या है। नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व वह है कि अब आर्टिकल 12 में मूल अधिकार में आप राज्य की परिभाषा देखे थे। तो नीति निर्देशक तत्व वह है कि अगर राज्य कोई भी काम करेगी तो कुछ बातों का ख्याल रखेगी, कुछ बातों का ध्यान रखेगी। कौन सी बातें वो है जो कि नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान बनाया गया है कहीं कहीं से लिया गया। संविधान में बहुत सारे प्रावधान किसी न किसी देश से लिए गए। तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अब आयरलैंड ने अपने संविधान में किस देश से लिया था? आयरलैंड जो था वह स्पेन से लिया था। आयरलैंड ये लिया था स्पेन से। कहाँ से लिए थे? इसने स्पेन से लिया था नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अब हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में एक एक आर्टिकल जानेंगे। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आर्टिकल 35 तक तो आप मूल अधिकार में देख चुके थे। अब 35 के आगे से शुरू होगा। इसका वर्णन देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 में। कहा है? भाग 4 में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। अब हम एक एक करके आर्टिकल 36 से जानेंगे कि आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 38 में क्या है। आर्टिकल 36 जानेंगे आर्टिकल 36 में क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके थे आर्टिकल 12 में क्या था। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई थी कि राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है उसमें भी ये बताया गया था। अब वही राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में भी दी गई। सेम वही परिभाषा आर्टिकल 36 में। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। इसमें बताया गया कि राज्य आखिर होता क्या है। राज्य जान लेते हैं कि वह कोई भी संस्था जो अपना नियम कानून खुद बनाती है वह और अपना डिसीजन लेने के लिए खुद स्वतंत्र रहती है, उसे कहते हैं स्टेट, राज्य। यहाँ राज्य का मतलब यूपी बिहार वाला राज्य नहीं होता। जैसे रेलवे क्या है? रेलवे एक राज्य है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? राज्य है। बिजली विभाग क्या है? राज्य है। ये सब राज्य है। तो राज्य के द्वारा जब कोई भी नियम कानून बनाया जाएगा कुछ बातों का ध्यान रखा जाए जो कि डीपीएसपी में दिए गए हैं। अब आर्टिकल 37 देखते हैं। अगला आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? 37 में ये पहले ही कह दिया गया है कि वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 37 क्या कर रहा है? 37 कर रहा है कि वाद योग्य नहीं है। 37 का मतलब ये हुआ कि जैसे आप मूल अधिकारों में देखे थे कि अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिल रहा है या किसी के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा छीना जा रहा है तो आप कोर्ट जा सकते थे। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अगर राज्य के द्वारा ये जो 36 से 51 के बीच में जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, अगर आपको नहीं दिया जा रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। किस आर्टिकल में कहा है? आर्टिकल 37 में कहा है। ये पहले ही कह दिए गए आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जाएंगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब राज्य के पास आर्थिक क्षमता है, अगर राज्य के पास आर्थिक क्षमता है, रुपया पैसा है तो वह ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगी। अन्यथा जब राज्य के पास पैसा होगा तो प्रोवाइड कराएगी नहीं, तो इन बातों का ध्यान रखेगी कि जब भविष्य में उसके पास पैसा होगा तो ये सारी चीजें की जाएगी। इसलिए पहले कहिए कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 38। अगला आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 38 देखेंगे हम। 38 में कह रहा है पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात की जा रही, लोक कल्याण। 38 में क्या कहा जा रहा है? लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। इसमें ये कह रहा है कि लोक कल्याण, लोगों की भलाई के लिए राज्य के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। अब आप देखेंगे कि लोगों की भलाई के द्वारा राज्य के द्वारा
भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए राशन दिया जाता है, उनके लिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता घर दिया जाता है। तो बहुत सारी योजनाएं लोगों की भलाई के लिए की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य के द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल्स में लोक कल्याण की बात की गई, लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीजें दी जाएगी। किनके द्वारा दी जाएगी? स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा दी जाएगी। तो हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 की आर्टिकल 39 में क्या कहा जा रहा है? अब आप देखेंगे कि आर्टिकल 39 जो है उसमें कहा जा रहा है कि जीविका का अधिकार। आर्टिकल 39 में वर्ष बहुत सारी चीजें दी गई है। इसमें कहा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जो इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है? समान कार्य बराबर समान वेतन। अब ये समान कार्य समान वेतन किनके लिए है? ये समान कार्य समान वेतन देखेंगे कि महिला और पुरुष के बीच समानता की बात की जा रही है। अगर कोई काम महिला कर रही है और एक पुरुष कर रहा है, समान कार्य कर रही है, तो उन्हें वेतन भी समान दिया जाएगा। इनके बीच समानता की बात की जा रही है, महिला और पुरुष, महिला और पुरुष के बीच समानता की बात की जा रही है। इस आर्टिकल के तहत की जा रही है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 यही कह रहा है कि कोई भी कार्य, चाहे वो महिला है चाहे वह पुरुष है, अगर एक ही कार्य को कर रहे हैं तो उन्हें वेतन भी समान दिया जाएगा। तो उन्हें वेतन, दोनों को बराबर वेतन दिया जाएगा। तो हम अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हो जाएगा 39 का इसलिए क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में यह नहीं था। 39 में कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, तो ये बताइए वह न्याय कैसे प्राप्त कर सकता है, कोर्ट कैसे जा सकता है? पैसे के अभाव में तो वह कोर्ट नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 39 का भी ये कह दिए गए, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आर्थिक क्षमता के अभाव में कोई व्यक्ति अगर न्याय नहीं प्राप्त कर रहा है, तो राज्य उसे समान रूप से न्याय प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगा। उसके लिए राज्य क्या करता है? उसे फ्री में सरकारी सहायता देता है, उसे अपना केस लड़ने के लिए एक वकील प्रोवाइड कराता है, एक वकील प्रोवाइड कराएगा ताकि वह कोर्ट जा सके और न्याय प्राप्त कर सके। इस आर्टिकल 39 का में यही दिया गया है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं, अब हम इसे इरेज कर देते हैं 39 का। अगला आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 में क्या किया गया है? आप देखेंगे कि आर्टिकल 40 जो है इसमें दिए गए पंचायतों के बारे में। किसके बारे में दिए गए? पंचायतों के बारे में। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में कह रहा है ग्राम पंचायत। क्या दिए गए हैं? ग्राम पंचायत। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, संविधान निर्माण का काम चल रहा था, तो उसमें जो गांधी जी तो संविधान सभा में थे नहीं, लेकिन गांधी जी पंचायतों के बहुत पक्षधर थे। गांधी जी का मानना था कि अगर भारत का विकास होना है तो गांव से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? गांव के लेवल से विकास होना चाहिए। तो गांधी जी का ये मानना था कि पंचायत होनी चाहिए, पंचायत की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। लेकिन एक और व्यक्ति थे, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का मानना था कि जो विकास होना चाहिए कैसे होना चाहिए? उद्योग धंधे ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए। B.R. अम्बेडकर मानते थे। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। देखेंगे तो गांधी जी की बातों को तो इनकार किया नहीं जा सकता था, लेकिन अम्बेडकर भी अपनी जगह सही थे। अम्बेडकर का ये कहना था कि अभी देश के पास इतना रुपये पैसा नहीं है, तो पंचायतों की स्थापना गांव के लेवल पर करना भी संभव नहीं है। और अम्बेडकर उसकी बहुत सारी खामियां भी बताई थी। अब दोनों की बातों को देखते हुए इसे कहाँ रख दिए गए? आर्टिकल 40 में रख दिए गए। आर्टिकल 40 में रख दिए गए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य के पास पैसा है तो पंचायत की स्थापना करेगी, अन्यथा पंचायत की स्थापना ना भी कर सकती है। जब राज्य के पास पैसा होगा तो पंचायत की अपनी स्थापना करेगी। तो इसलिए इसे कहाँ रख दिए गए? आर्टिकल 40 में रख दिए गए। लेकिन बाद में देखते गए कि पंचायतों की जरूरत पड़ रही थी पंचायतों की, क्योंकि गांव का शासन अगर करना है तो गांव के लोग भी अच्छे तरीके से गांव का शासन
कर सकते हैं। गांव की समस्या क्या है उसके बारे में कौन अच्छे तरीके से जान सकता है, गांव के लोग ही जान सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया कि 73वां संविधान संशोधन, क्या किया गया संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां लिखेंगे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1993 में किया गया। 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए। उसके बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिए गए और इसे आर्टिकल 40 से हटाकर कहाँ रख दिया गया? आर्टिकल 243 में रख दिया। कहाँ रखा गया? आर्टिकल 243। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्य की जिम्मेदारी है कि पंचायतों की स्थापना करेगी, अब राज्य मना नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, पंचायतों का इलेक्शन कैसे होगा, पंचायतों का बजट कहाँ से आएगा, इसका खर्चा कहाँ से पूरा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पंचायतों की गठन करना, पंचायतों का गठन करना राज्य का कर्तव्य है, अब राज्य मना नहीं कर सकती। इस आर्टिकल 243 के तहत, 40 के तहत नहीं है लेकिन किसके तहत है? 243 के तहत ये व्यवस्था की गई। तो अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया? अब आर्टिकल 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अब दफाएं क्या हो सकती है? जैसे इसमें कहा है कि स्वास्थ्य की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है, लोक सहायता, सरकारी लोक सहायता। जैसे आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी पेंशन दी जाती है, वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, जो दिव्यांग होते हैं उन्हें भी पेंशन दी जाती है। क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। तो ये सब किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 41 के तहत होता है। उन्हें बहुत सारी पेंशन दी जाती है। किन्हें पेंशन दी जाती है? वृद्ध जो हो जाते हैं और जो विकलांग होते हैं, जो विधवा होती है, उन्हें सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खुद से अपना खर्च चला सके, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है कि उन्हें पेंशन देगी। क्योंकि जो ये डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी किसकी बात करता है? आप देखेंगे कि मूल अधिकार जो होता है राजनीतिक न्याय की बात करता है, लेकिन डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। डीपीएसपी ये कहता है कि समाज में समानता होनी चाहिए। कैसे समानता होनी चाहिए? समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए और रुपए पैसे के अवसर पर समानता होनी चाहिए, बहुत अमीर और बहुत गरीब नहीं होने चाहिए। तो आर्टिकल 41 में यही कहा गया है, पेंशन दी जाएगी। वृद्ध, विकलांग, विधवा कुछ दशाओं में उन्हें लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल उन्हें शिक्षा भी दिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाएगी, आर्टिकल 41 के तहत। अगला आर्टिकल जो हो जाएगा आर्टिकल 42। अब देखेंगे कि आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि काम की उपयुक्त दशाएं बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? काम की बेहतर दशाएं बनाई जाएगी। काम की बेहतर दशाएं, काम की बेहतर दशाएं बनाई जाएगी। 42 ये कह रहा है कि जो वर्कर होंगे, काम करने वाले लोग, जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उनके लिए जो दफा होगी, काम करने की परिस्थितियां अच्छी परिस्थितियां होगी, मानवानुकूल परिस्थिति होगी। जैसे उनके काम के घंटे निर्धारित होंगे, उन्हें उचित अवकाश भी दिया जाएगा और उनके लिए ऐसी जगह नहीं बनाई जाएगी कि काम ही नहीं कर सके वो, तो उन्हें अवकाश दिया जाएगा, उनके लिए उचित वातावरण दिया जाएगा। जैसे जिस कमरे में काम कर रहे हैं उसका वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें दी जाएगी। जो वर्कर होंगे, काम की बेहतर दशाएं बनाई जाएगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 42 के तहत। इसी 42 में एक चीज और कही गई है कि प्रसूति सहायता। क्या कहेंगे? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता जो है महिलाओं के लिए, इस आर्टिकल में ये कहा गया कि जो काम करने वाली महिलाएं होगी, अगर वह गर्भवती है, जब महिला गर्भवती होगी तो उसे छुट्टी दी जाएगी। कितने महीने की छुट्टी दी जाएगी? 6 महीने। उन्हें 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी, ताकि जब महिला गर्भवती रहेगी, बच्चा होगा तो उसके 3 महीने पहले और 3 महीने बाद की छुट्टी उन्हें प्रदान की जाएगी। प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया किस आर्टिकल में? आर्टिकल 42 के बारे में बताया गया। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है महिलाओं वाला अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 42 महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 42। अब हम अगला आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में
याद रखना। आर्टिकल 43 में ये कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, कि जो लोग काम करेंगे उनकी इतनी मजदूरी दी जाएगी कि उनका जीवन चल सके। आर्टिकल 43 में कहा गया निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, कि जो वर्कर होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, उन्हें इतनी मजदूरी दी जाएगी कि उनका जीवन अब तक ठीक ठाक तरीके से चल सके, उनका दाल रोटी चल सके अच्छे से, उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके, इतनी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी उन्हें दी जाएगी। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 43 के तहत। इसी में एक चीज और कही गई है, आर्टिकल 43 कर, आर्टिकल 43 कर, कर का मतलब क्या हुआ, का बाद में जोड़ा गया है। जहां भी आपको कर का दिखे इसका मतलब कि ये बाद में जोड़ा गया। 43 में कहा गया है कि जब उद्योगों का प्रबंध किया जाएगा तो उसमें कामगारों का भी भाग लेना आवश्यक कर दिया गया। क्या कहा गया है, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में ये कामगारों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। कहा गया कि जब कभी उद्योगों का मैनेजमेंट किया जाएगा, जैसे कुछ भी, कोई कंपनी है उसमें कुछ भी चेंज करना है, तो जो कामगार होंगे, जो वर्कर होंगे, उन्हें भी भागीदार बनाया जाएगा, उनकी भी राय ली जाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी कोई फैक्ट्री होगी, कोई कंपनी होगी, कोई संस्था होगी, तभी आगे जा सकती है। जैसे मैनेजमेंट के द्वारा आप देखेंगे, कोई अगर डिसीजन ले लेगा और कामगारों को पता ही नहीं है, तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा, कि उन्हें जब बाहर से पता लगेगा कि ये डिसीजन लिए गए, तो हो सकता है वो उतने मन से कार्य न कर सके। इसीलिए 43 का कार्य है कि जब भी उद्योगों का मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंधन किया जाएगा, जो वर्कर होंगे उनकी भी भागीदारी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 43 तक देख चुके हैं। अब इसके आगे वाले जो आर्टिकल हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।